रुद्रपुर के दिनेशपुर निकट सिडकुल रोड पर स्थित मां बाराही कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स द्वारा बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर सस्ते प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां आपको मिलेगी हर मूलभूत सुविधाएं। नजदीक में स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल, मार्केट, एटीएम और ट्रांसपोर्ट की हर सुविधा से युक्त विला और प्लॉटों के लिए संपर्क करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव के प्रचार में भाजपा का मेगा शो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी के लिए जुटाया समर्थन। 31 मई को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। सीएम योगी के दौरे पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड की शांत फिजाओं में तुष्टीकरण का छौका लगाने आ रहे योगी चुनाव के आखिरी चरण में घोलेंगे जहर। स्टाफ की कमी से जूझ रहा राजधानी देहरादून का गांधी अस्पताल। 5 करोड़ की लागत से बने आईसीयू वार्ड में लटके ताले, अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहे मरीज। और चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन के लिए बनी चुनौती। धामों में 3 जून तक के लिए बंद पंजीकरण। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार को गरमाने के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत दौरे पर हैं। सीएम धामी के लिए जनसभा और रोड शो कर जनता का समर्थन जुटा रहे हैं और इसके साथ ही सीएम योगी जनता से मुख्यमंत्री के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री धामी ने भी समर में मोर्चा संभाल रखा है। भाजपा के सभी पदाधिकारियों, सरकार के कई मंत्रियों और मुख्य नेताओं ने चंपावत में डेरा जमा रखा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार भी उतना ही जोर पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन हो चुका है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी में 4 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मनु कौर, सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी कमेटी का सदस्य हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि कॉमन सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में कमेटी का गठन हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान सामने आया है। गरिमा ने कहा, भाजपा उपचुनाव के दौरान यानी कि चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान आखिरी चरण में जहर घोलने का काम कर रही है। उत्तराखंड की शांत फिजाओं में तुष्टीकरण का छौका लगाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारा गया है। बता दें, प्रदेश में 28 मई को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते नजर आने वाले हैं। नहीं, योगी जी के बिना कैसे कोई चुनाव संपन्न हो सकते हैं अब उत्तराखंड में, क्योंकि समाज में जितना या चंपावत में जितना जहर फैलाना था वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फैला चुके होंगे। अब आखिरी छौंका मारने तो सब्जी में योगी जी की बहुत जरूरत होती है। तुष्टीकरण तो असल में योगी जी ही करते हैं। हमने 2017 के चुनाव में भी देखा कि किच्छा के अंदर किस तरह से उन्होंने हिंदू मुसलमान करा आखिरी के 2 दिनों में। हमने इस बार भी चुनाव में देखा कि योगी जी आए और हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद के अलावा उनके भाषण में कोई और शब्द थे ही नहीं। यानी कि भाजपा के जो मेन प्रचारक या ग्रैंड फिनाले में जिनको उतारा जाता है, जो संत हैं एक तरह से तथाकथित, लेकिन सबसे ज्यादा
समाज में जो जहर फैलाने का काम या समाज को बांटने का काम करते हैं, उनकी एंट्री तो सबसे लास्ट में ही होती है ना। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लाख दावे करती हो, लेकिन धरातल में उन दावों की पोल खुल ही जाती है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। कभी अस्पताल की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई तो कभी स्टाफ की कमी देखने को मिली, और ऐसा एक बार फिर देखने को मिला है। और वो राजधानी देहरादून के गांधी अस्पताल की कहानी है। क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, उसके लिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के खोखले दावे, धरातल पर खुल रही खोखले दावों की पोल। देहरादून के गांधी अस्पताल में आईसीयू में लटके ताले, सुविधाओं के अभाव में मरीज किए जा रहे रेफर। क्या सरकार की यही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, या जनता को सिर्फ घोषणाओं से किया जा रहा भ्रमित? राजधानी देहरादून के गांधी अस्पताल में 5 करोड़ की लागत से बने आईसीयू वार्ड में आज तक ताला लटका हुआ है, जिसका लोकार्पण 1 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस आईसीयू वार्ड को 5 करोड़ की लागत से बनाया गया, तो आखिरकार ये आईसीयू वार्ड अब तक सुचारू रूप से शुरू क्यों नहीं किया गया? जहां एक तरफ दुर्गम से आने वाले मरीजों को राजधानी देहरादून में संसाधन के अभाव में अपनी जान हाथ से गंवानी पड़ती है, तो वहीं गांधी अस्पताल में बने इस आईसीयू वार्ड में अब तक डॉक्टर और स्टाफ नर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई? क्यों गांधी अस्पताल से मरीजों को कोरोनेशन अस्पताल या फिर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है? ऐसे ही न जाने कितने सवालों से ये पूरा सिस्टम घिरा है, जिन्हें शायद ना तो सवालों के जवाबों से कोई सरोकार है और ना ही जनता से। बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर जब कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस शिखा जंगपांगी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी यही बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज के अभाव में आईसीयू वार्ड का संचालन नहीं हो सका है। उसमें हमारे पास अभी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। जब हमारे पास मैन पावर आ जाएगी तो हम उसको रन कर लेंगे। हमने अपने सब उच्च अधिकारी को इसके बारे में सब जानकारी दे रखी है। शीघ्र ही अगर मिल जाएंगे तो हम उसको रन करेंगे। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साध रही है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज दून मेडिकल कॉलेज का या गांधी अस्पताल का क्या हश्र कर दिया है कि तमाम संविदा कर्मी और कोरोना वॉरियर्स आज 60 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री कूच के दौरान उनके ऊपर पुलिस बर्बरता भी की गई, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री का ना दिल पसीजा ना कान में जू रहेंगी। विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, सवाल उठाने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का। लेकिन आज हम यहाँ प्रदेश के सुस्त सिस्टम की बात कर रहे हैं। 5 करोड़ की लागत से एक आईसीयू वार्ड बना दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उसका लोकार्पण भी कर जाते हैं। सरकार वाहवाही बटोरने के लिए बड़े बड़े बयान भी देती है, लेकिन हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर जायजा लेने के लिए खुद हमारे संवाददाता हितेश त्यागी पहुंचे हैं। कोरोनेशन अस्पताल की दूसरी विंग है गांधी अस्पताल, और हम गांधी अस्पताल में ही खड़े हैं। ये आईसीयू है जो कि अब से 1 साल पहले इसका लोकार्पण हुआ था, बनाया गया था। 5 करोड़ की लागत से ये आईसीयू बेड तैयार किया गया था। इसके अंदर 10 बेड हैं और पूरा संसाधन इसके अंदर है, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि जो यहाँ की गायनी विंग है वो भी कोरोनेशन में शिफ्ट कर दी गई है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाई गई थी, तो ये ऊहापोह की स्थिति स्वास्थ्य विभाग में क्यों बन रही है? आखिरकार स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं वो काम करने को राजी क्यों नहीं है? किसकी गलती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया था, जितनी जल्दी में इसका लोकार्पण किया गया था, उतनी जल्दी के साथ इस आईसीयू वार्ड को स्टाफ की कमी क्यों खल रही है? अब देखना यह है कि प्रदेश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो कब नींद से जागेंगे
और कब इसका उद्धार होगा। कैमरा पर्सन नीरज सिरोला के साथ हितेश त्यागी, टाइम टीवी, देहरादून। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री उत्तराखंड चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। 26 मई तक 10,26,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धाम में पहुंचे हुए थे। लिहाजा अब ये आंकड़ा बढ़ चुका होगा। यात्रियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या का कोटा 3 जून तक के लिए पूरा हो गया है। इस वजह से इन जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल शाम की 7 बजे तक का हमारा जो आंकड़ा है वो चारों धामों में 10,26,000 लोगों का पहुंचने का हमारा आंकड़ा है। और पहले हम लोग देखते हैं कि ये 25 लगभग जो है 23-24 दिन की जो यात्रा हुई है उसमें अब तक का ये सबसे रिकॉर्ड नंबर है कि इतने यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चारों भी धामों में हमारे यहाँ पर यात्री की संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। बेरोजगारी जिसकी मार उत्तराखंड का युवा झेल रहा है। आए दिन युवा रोजगार को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं। सड़कों पर धरना देने के साथ ही अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हुक्मरानों का घेराव भी करते हैं। लेकिन इन सबके प्रयासों के बाद भी युवाओं की समस्या का हल अब तक नहीं हो पाया। समस्या का समाधान न होने की वजह से ही हर महीने बेरोजगारी दर में जो है इजाफा हो रहा है और आए दिन रिपोर्ट हमारे सामने आती है। उसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। राज्य गठन से पहले भी इस समस्या का सामना उत्तराखंड के युवाओं ने किया और राज्य गठन के बाद भी हालात जस के तस है। अब युवा रोजगार के लिए हुक्मरानों से सवाल करता है, रोजगार की मांग के लिए धरना देता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, जिस वजह से हर महीने प्रदेश में बेरोजगारी दर में इजाफा हो रहा है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड ने बेरोजगारी दर से जुड़े सर्वे की रिपोर्ट अपनी जारी की है। CMIE की जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के शुरुआती महीना यानी कि जनवरी में बेरोजगारी दर 5.3 थी। फरवरी में ये दर 4.6 हुई। बात मार्च की करें तो मार्च महीने में बेरोजगारी दर के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली। आंकड़ा 3.5 पर पहुंचा, लेकिन फिर अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.3 पर पहुंची। CMIE की जारी रिपोर्ट में अभी शुरुआती साल 2022 के जनवरी महीने से अप्रैल तक के आंकड़ों को पेश किया गया है। अप्रैल महीने में 1.8% इजाफा हुआ है। CMIE ने साल 2021 के अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक की बेरोजगारी दर अपनी रिपोर्ट में पेश की है। साल 2021 के अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 6.2 थी। सितंबर में यह आंकड़ा 4.1 पर आया। अक्टूबर में बेरोजगारी दर 3.3 पर आई। नवंबर महीने में बेरोजगारी दर 3.1 थी। वहीं साल के आखिरी महीने में बेरोजगारी दर 5.0 पर आई। CMIE की रिपोर्ट साल 2021 के अगस्त महीने से साल 2022 के अप्रैल महीने तक की है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 के अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। इस महीने के बाद लगातार दर में कमी आई, लेकिन दिसंबर में फिर बढ़ गई। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड बेरोजगारी में 16वें स्थान पर है। उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल में बेरोजगारी दर 0.2 रह गई है। लिहाजा प्रशासन को रोजगार के बेहतर रास्ते तलाशने की जरूरत है। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में ओलावृष्टि की वजह से भूस्खलन और रोड ब्लॉक होने की वजह से खाद्य का भारी संकट मंडराने लगता है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा मॉनसून से पहले कुमाऊं के आपदा संभावित जिलों में अगले 3 महीनों की खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। कुमाऊं खाद्य नियंत्रक कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के भंडार गृह में कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के आपदा वाले क्षेत्रों में स्थित गोदामों में खाद्य और रसद पहुंचाने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारियों को दे दिए गए हैं। RFC कुमाऊं के अनुसार 40% गेहूं और चावल कुमाऊं मंडल के सभी 5 जिलों के सीमांत गोदाम में पहुंचा दिया गया है। वर्षा काल अब आगे प्रारंभ होने जा रहा है और उसका आवंटन हो चुका है। आवंटन के अनुसार जो भी राशन है वो चाहे पिथौरागढ़ जनपद है, जो हमारा बागेश्वर, चंपावत और हमारा अल्मोड़ा,
इन जनपदों को राशन भेजा जा रहा है और गेहूं और चावल दोनों की जो मात्राएं हैं जिस हिसाब से हमें आवंटन हुआ है उस हिसाब से दी जा रही है। रुद्रपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने हिस्सा लिया, जिसमें जनता ने क्षेत्र से जुड़ी कानून व्यवस्थाओं के साथ ही मूलभूत शिकायतों को भी डीजीपी के सामने रखा। लोगों की समस्या को सुनने के बाद डीजीपी ने कई मुद्दों पर समाधान निकालने की बात कही है। किसी भी अपराधी के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। अगर वो यहाँ अपराध करता है तो उसे हर हालत में जेल भेजा जाएगा और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और अगर वो भागा हुआ है तो उनकी कुर्की करा करके उनके अगर नाजायज कब्जे के मकान हैं वो सब भी जरूर ध्वस्त किए जा सकते हैं। पता है कभी कभी ऐसा दौर आता है, यद्यपि मैं एक एक घटना को जानता हूँ। कुछ हत्या की घटनाओं में वृद्धि जरूर हुई है पिछले 15-20 दिन में, परंतु अच्छी बात है कि वो सब के सब वर्कआउट हुए हैं और सब में अपराधी गिरफ्तार किए। ट्रैफिक नियमों से जनता को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके लिए काशीपुर में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्कूल में गोष्ठी, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिवहन विभाग का मानना है कि बच्चों के जागरूक होने से माता पिता भी जागरूक होंगे। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो जागरूकता कार्यक्रम हम लोग विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में करते हैं, ये भी एक सड़क सुरक्षा का एक पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट एजुकेशन, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये जगह जगह सभी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये आगे चलकर जो है इस देश के भविष्य बनेंगे और इनके माध्यम से इनके अभिभावकों और रिश्तेदारों को जो है जागरूक करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। रुड़की में नगर निगम और तहसील प्रशासन की टीम ने मछली बाजार के साथ ही कई अन्य जगहों से अतिक्रमण का सफाया किया। अतिक्रमण को तोड़ने पहुंची टीम के साथ स्थानीय लोगों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कई लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत भी मांगी। हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया गया है उसको तत्काल जो अतिक्रमण मुक्त किया जाए। हमारा अभियान था रामपुर चुंगे चलाने के लिए, बट रामपुर चुंगे से लेकर सपना पुलिया चौक तक जो कि पीठ आज भर गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक इसलिए असमर्थ हो गया उधर से, तो मच्छी चौक से लेकर के सपना पुलिया तक अभियान चला है, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों में अभियान चला रहा हूँ। रुड़की में एक बेटी पिछले 11 महीनों से अपनी मां की तलाश के लिए दर बदर भटक रही है। आज कार्यवाहक पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने सभी को आश्वस्त करते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मम्मी पूर्व प्रधान के घर गई थी, तो पूर्व प्रधान के घर गई थी तो हम बुलाने गए थे, तो मम्मी ने बोला मैं भी थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। उसके बाद मम्मी आई नहीं और वो पूर्व प्रधान बोल रहा कि वो नदी में कूद गई, पर नदी में कूदी ना तो 1 साल होने वाला, ना तो लाश मिली ना जिंदा ही मिली। आई थी बच्ची ने मुझसे मुलाकात की, बता रही थी कि ऐसे ऐसे मेरी माताजी काफ़ी टाइम से मिसिंग है। मैंने पता किया अभी कि क्या इनकी कोई कंप्लेंट वगैरह आई हुई थी, तो पता चला कि इसमें कंप्लेन आई थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आए तो उसमें FIR लगी थी। लेकिन बच्ची आई है, बच्ची के साथ अन्य लोग भी आए, उनके द्वारा कुछ नए तथ्य बताए गए हैं। तो मेरे द्वारा यही निर्देश दिया गया है कि हम उन बताए गए तथ्यों पर जांच करेंगे। जांच में अगर कुछ नया पहलू सामने आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि FIR को जो कोर्ट गई है उसको रुकवा करके उसमें पुनः विवेचना कराई जाएगी। खटीमा में एक मिठाई की दुकान में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्टोरेंट स्वामी का कहना है कि उसका लाखों का नुकसान हुआ है। रात हमें 1:25 पे सूचना मिली थी, जिससे हमारी गाड़ी रवानी हुई थी यहाँ से। ज़्यादातर लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, जहाँ तक ख्याल है। तो हमारी जैसे एक खटीमा की गाड़ी गई है, उसमें फिर आग ज़्यादा थी तो हमने 2 गाड़ियाँ सितारगंज, 1 गाड़ी बनबसा और 1 गाड़ी टनकपुर से मंगाई गई है। कम से कम 1 बजे से हम 6-7 बजे तक पूरी मकसद आग बुझाई है। जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसा दुकान मालिक ने बताया है कि 70 से 80 लाख का
नुकसान हुआ है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या विभागों के अधिकारियों के सामने रखी। इस मौके पर जिला कार्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि बैठक में सबसे ज्यादा समस्या बिजली पानी को लेकर आई है, जिसको जल्द सही करने के निर्देश कर्मचारियों और अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत गदरपुर की बैठक आहुत की गई है, जिसमें हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय जनता और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। और जो मुख्य रूप से मुद्दे आए हैं वो इसमें बिजली के मुद्दे आए हैं और पेयजल की समस्याओं के संबंध में यहाँ पर प्राप्त हुई हैं समस्याएँ, और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर समस्याएँ प्राप्त हुई हैं और कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका निस्तारण यहाँ पर कर लिया गया है विकासखंड स्तर पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार में भाजपा का मेगा शो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी के लिए जुटाया समर्थन। 31 मई को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। सीएम योगी के दौरे पर कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड की शांत फिजाओं में तुष्टीकरण का छौका लगाने आ रहे योगी, चुनाव के आखिरी चरण में घोलेंगे जहर। स्टाफ की कमी से जूझ रहा राजधानी देहरादून का गांधी अस्पताल। 5 करोड़ की लागत से बने आईसीयू वार्ड में लटके ताले, अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहे मरीज। और चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन के लिए बनी चुनौती। धामों में 3 जून तक के लिए बंद पंजीकरण, अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।